नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, चर्चा की जा रही है कक्षा 10 समकालीन भारत एवं विश्व, या नहीं, जो कक्षा 10 में इतिहास की पुस्तक है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। यूनिट नंबर 1, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और 2 भागों में चर्चा कर चुके हैं। आज चर्चा हमने करनी है क्रांतियों का युग, इससे आगे हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने देखा था किस तरीके से नेपोलियन ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और नेपोलियन संहिता को लगभग यूरोप के अधिकांश इलाकों में पहुंचाया या उसे लागू करवाया। साथ ही साथ नेपोलियन के पतन के बाद आप लोगों ने देखा था कि मेटरनिक और अन्य लोगों ने किस प्रकार से फिर से रूढ़िवादी विचारधारा को प्रोत्साहित किया और फिर से रूढ़िवादी राजतंत्र को मजबूत करने का काम किया। साथ ही साथ हमने देखा था मेस्सनी, गोरावाल्डी आदि इन तमाम लोगों ने किस प्रकार से गुप्त संगठन बनाए एवं रूढ़िवादी नेताओं से टक्कर ली और उसी का फलस्वरूप क्या था कि क्रांतियां हुई और क्रांतियों का युग के नाम से जाना जाता है। 1830 से 1848 का जो ये समय है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप अगर हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 NCERT किताबों के आधार पर प्रतिदिन चर्चा की जाती है। आप इन चर्चाओं में सम्मिलित हो सकते हैं। आइए चर्चा शुरू करते हैं। क्रांतियों का युग 1830 से 1848 चर्चा करते हैं। जैसे जैसे हमने देखा था कि रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को मजबूत करने की कोशिश की। यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। जैसे जैसे रूढ़िवादी ताकत फिर से मजबूत हुई और यूरोप के जो अनेक देश थे वहाँ पर उदारवाद और राष्ट्रवाद को जोड़ करके देखा जाने लगा। इटली और जर्मनी के राज्य, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड, ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे। जैसे जर्मनी और इटली थे, ऑटोमन साम्राज्य के हिस्से थे, आयरलैंड और पोलैंड थे, ऐसे ही कुछ और हिस्से थे कि जो अलग अलग साम्राज्यों के हिस्से हो चुके थे। इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया, जो शिक्षित मध्यवर्गीय विशिष्ट लोग थे। इसमें प्रोफेसर हैं, स्कूली अध्यापक हैं, क्लर्क हैं और वाणिज्य व्यापार में लगे मध्य वर्गों के लोग हैं। उसके बाद हमने देखा था कि बुर्बो वंश जो फ्रांस में चलता था, प्रथम विद्रोह फ्रांस में 1830 में हुआ। प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1830 में प्रथम विद्रोह कहाँ हुआ। 1830 में सबसे पहले विद्रोह फ्रांस में हुआ। 1789 में आप लोग देख सकते हैं फ्रांस की क्रांति हुई थी, यह विद्रोह है। और साथ ही साथ मैं पिछले वीडियो की शुरुआत में ही शायद नेपोलियन के बारे में जब बता रहा था, नेपोलियन का जो पहली विजय थी 1797, उसे 1997 कहा गया। आप लोग जो यहाँ पर लिखा है उसे बिल्कुल सत्य माने, क्योंकि यह NCERT की किताबों में लिखा हुआ है। कभी हमारे कहने से क्या है कि थोड़ा मिस हो जाता है कि क्या लिखा है और थोड़ा उच्चारण में त्रुटि हो जाती है। आप किताब में ज़रूर ध्यान दें। प्रथम विद्रोह जो था फ्रांस में जुलाई 1830 में हुई। बुर्बो राजा, जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था, उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका। उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। 1830 में फिर से क्रांति हुई। उदारवादियों ने जो बुर्बो वंश के राजा फिर से स्थापित किए गए थे, मेटरनिक एवं जो अन्य कांग्रेस सदस्य थे, वियना कांग्रेस की जो सम्मेलन हुआ था, उसमें फिर से बुर्बो वंश को फ्रांस में स्थापित किया गया था। लेकिन 1830 में उदारवादियों ने इसे उखाड़ फेंका और इसके अध्यक्ष लुई फिलिप था। मेटरनिक ने एक बार यह टिप्पणी की थी, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाती है, बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये इनका कोटेशन है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से यह विचार किसके हैं। जब फ्रांस छींकता है
तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाती है। यह कथन किसने कहा था? यह कथन मेटरनिख ने कहा था। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर हुआ करते थे, वियना कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं 1815 में। आप ये याद रखें, जुलाई क्रांति से ब्रेबल्स में भी विद्रोह भड़क गया, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम नीदरलैंड से अलग हो गया। उसके बाद एक घटना जिसने पूरे यूरोप में शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावना का संचार किया, वह था यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। यूनान का जो स्वतंत्रता संग्राम था, उसने पूरे यूरोप में एक प्रकार की राष्ट्रीय भावना जागृत कर दी। 15वीं शताब्दी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। 15वीं शताब्दी से ही यूनान क्या था? ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 के आरंभ हो गया। 1821 में आरंभ हो गया। यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। कवियों, कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की। प्रश्न पूछा जा सकता है कि यूनान को किसने यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा है? कवियों और कलाकारों ने। यह प्रश्न पूछा जा सकता है किसको यूरोप के सभ्यता का पालना कहा गया है? किस देश को यूरोप की सभ्यता का पालना कहा गया है? यूनान को यूरोप की सभ्यता का पालना कहा गया है बताकर प्रशंसा की, और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। जो ऑटोमन साम्राज्य था, ये मुस्लिम साम्राज्य के अधीन था, खलीफा के अधीन यह चला करता था। जो आजकल तुर्की के 2 हिस्से हैं, ये उस समय ऑटोमन साम्राज्य का मुख्य केंद्र हुआ करता था। अंग्रेज कवि हैं लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध लड़ने भी गए। अब एक कवि थे, अंग्रेजी कवि थे लॉर्ड बायरन, उन्होंने धन इकट्ठा किया, बाद में युद्ध लड़ने भी गए, जहाँ 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। अंततः 1832 में कस्तूतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी गई। 1832 में कस्तूतुनिया की संधि हुई, जिससे यूनान को एक राष्ट्र की संज्ञा दे दी गई। प्रश्न पूछा जा सकता है कि यूनान को कब एक राष्ट्र की संज्ञा दी गई? यूनान को 1832 में एक राष्ट्र की संज्ञा दी गई, या यूनान को किस संधि के अनुसार एक राष्ट्र मान लिया गया या एक स्वतंत्र राष्ट्र मान लिया गया? यूनान को 1832 की कस्तूतुनिया की संधि से एक स्वतंत्र राष्ट्र मान लिया गया। इस प्रकार के प्रश्नों को आप निश्चित तौर पर कापी में शॉर्ट नोट्स के रूप में लिख रहे होंगे। साथ ही जब अभ्यास प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे तो ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी आसानी से आप लोग उनको बता पाएंगे। रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ। राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई। कला, काव्य, कहानियाँ, किस्सों और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया। आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय भावना कैसी जागृत हुई। केवल युद्धों से जागृत नहीं हुई, बल्कि जो विचार हैं, संस्कृति है, संस्कृति मतलब हमारा खान पान, रहन सहन, बोलचाल, वेशभूषा, ये सब चीज़ संस्कृति के अंतर्गत समाहित होती है, एक ही शब्द के अंतर्गत आता है। इन सब ने अहम भूमिका निभाई। साथ में कला है, काव्य है, कहानियाँ हैं, किस्से हैं, संगीत हैं, इन सब ने राष्ट्रवादी भावनाओं को व्यक्त करने में सहयोग दिया। आइए हम रोमानीवाद को देखें, और एक ऐसी सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। रोमानीवाद क्या है? रोमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन था। अगर प्रश्न पूछा जाता है रोमानीवाद किससे संबंधित है, तो रोमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन से संबंधित है। आमतौर पर रोमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क
और विज्ञान के महिमा मंडल की आलोचना की और उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यमयी भावनाओं पर जोर दिया। उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अद्वैत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। जर्मन दार्शनिक योहान ग्रांट फील्ड जैसे रोमानी चिंतकों ने भी दावा किया कि सच्ची जर्मन संस्कृति उसके आम लोगों दासवाल्क में निहित है। रोमानी संस्कृति से संबंधित जर्मन दार्शनिक थे योहान ग्रांट फील्ड। इन्होंने भी माना कि जो जर्मन की संस्कृति है वो आम लोगों में निहित है। राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों और जन काव्य और लोक नृत्यों में प्रकट होती है। इसलिए लोक संस्कृति के इन स्वरूपों को एकत्र करके और अंकित करना राष्ट्र के निर्माण की परियोजना के लिए आवश्यक था। उन्होंने एकत्रित किया और उसे अंकित किया और स्थानीय बोलियों पर बल दिया और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्रित करने के उद्देश्य से केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावनाओं को वापस लाना नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना था, जिससे कि अधिकांश निरक्षर लोग थे उन तक इसको पहुंचाना था। यह खास तौर पर पोलैंड पर लागू होता था, जिसकी 18वीं सदी के अंत में रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी शक्तियों ने विभाजन कर दिया था। आप देख पा रहे हैं कि पोलैंड का विभाजन 18वीं सदी के अंत में रूस है, प्रसा है, ऑस्ट्रेलिया ने अपने हितों के लिए कर दिया था। यद्यपि पोलैंड अब स्वतंत्र भूक्षेत्र नहीं था, किंतु संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना अभी भी पोलैंड की क्या थी, जीवित थी। मसलन कैरोल कुर्पिस्की और राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ऑपेरा और संगीत से गुणगान किया और पोलेनेस और मांजुरका जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। इसके बाद देखें, भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों में बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादा गया। 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ, जिसे आखिरकार कुचल दिया गया। इसके अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को एक हथियार बनाया। भाषा भी एक माध्यम थी राष्ट्रवाद के विकास के लिए। चर्च के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश का इस्तेमाल हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में पादरियों और बिशपों को जेल में डाल दिया गया। रूसी अधिकारियों ने उन्हें सजा देते हुए साइबेरिया जेल भेज दिया। उन्होंने रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार कर दिया। पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में प्रयोग की जाने लगी। आप देख सकते हैं कि जब इन लोगों के साथ ज़बरदस्ती होने लगी तो इन्होंने एक भाषा को प्रमुख रूप माना और जो वहाँ के चर्च के पादरी थे उन्होंने भी अपने उपदेश, पादरी थे, बिशप थे, उन्होंने भी अपने उपदेश पोलिश भाषा में ही देना शुरू किया और जिसके विरोध में या नहीं रूस वालों के नियम उल्लंघन के कारण इनको साइबेरिया जेल भेज दिया गया रूस की सेना के द्वारा। उससे पहले पिछले पेज में एक चित्र था, उसे हम देखना रह गया था। ये देखते हैं कि किस तरीके का चित्र है और क्या यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। आप ये चित्र देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ये चित्र यूनिज दलाक्रोवा द मैसेकर एट कियास 1824 में यह चित्र बना था। फ्रांसीसी चित्रकार दलाक्रोवा सबसे महत्वपूर्ण फ्रेंच रोमानी चित्रकारों में से एक था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि दो प्रमुख फ्रेंच रोमानी चित्रकारों के नाम लिखिए। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है या सबसे महत्वपूर्ण रोमानी चित्रकारों के नाम लिखिए। तब आप लिख सकते हैं देलाक्रोवा, एक नाम लिख सकते हैं देलाक्रोवा। आप देख रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण फ्रेंच रोमानी चित्रकार थे। यह विशाल चित्र 4.19 मीटर गुणा 3.54 मीटर एक घटना को चित्रित करता है, जिसमें कियास द्वीप पर कहा जाता है कि तुर्कों ने वहाँ पर क्या किया
20,000 यूनानियों को मार डाला। देला क्रोआ ने घटना नाटकीय बनाकर महिलाओं और बच्चों की पीड़ा को केंद्र बिंदु बनाते हुए चटक रंगों का प्रयोग करके देखने वालों की भावना उभार करके यूनानियों के लिए सहानुभूति जगाने की कोशिश की। यहाँ पर देखिए ऑटोमन साम्राज्य के लोगों ने किस तरीके से यहाँ पर कियास द्वीप पर, जो कियास द्वीप है वहाँ पर 20,000 लोगों को ऐसे नोट डाला था। किस तरीके से महिलाएं यहाँ पर लाचार हो गई थी और बच्चे भूख और प्यास से बिलख रहे थे, ये समझाने का प्रयास किया है और रोमवासियों के प्रति सहानुभूति जगाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। और जो यहाँ पर पुरुष हैं निर्वस्त्र हो चुके थे और उनके साथ अत्याचार जो थी वह एक चरम सीमा तक पहुँच चुकी थी, ये यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर देखें कि ग्रीम बंधुओं की कहानी, लोक कथाएँ और राष्ट्र निर्माण, एक छोटा सी जो लोक कथा है उसके विषय में ग्रीम कैम्ब्री टेल से एक जाना माना नाम है। जैकब ग्रीम और विल्हेम ग्रीम बंधुओं का जन्म क्रमशः 1785 और 1786 ईस्वी में हुआ था। जर्मनी के हनाउ शहर में हुआ था। हनाउ शहर में हुआ था, जिस शहर ये दोनों भाई कानून की पढ़ाई कर रहे थे। जिस शहर में ये दोनों भाई कानून की पढ़ाई कर रहे थे उसी समय उन्होंने शौकिया तौर पर पुरानी लोक कथाएँ इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वे 6 साल तक गांव-गांव जाकर काम करते रहे, वे लोगों से बात करते थे और पीढ़ियों से चली आ रही जो भी लोक कथा और जानकारियाँ उनको पता चलती थी उसे वह लिखकर रख लेते थे। ये कहानियाँ बच्चों और बड़ों के लिए समान रूप से पसंद करने वाली चीज़ें थी, पसंद की जाती थी। 1812 में उन्होंने इन कहानियों को पहला संग्रह प्रकाशित किया। बाद में दोनों भाई उदारवादी राजनीति में सक्रिय हो गए। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो ये जर्मन दो भाई थे जैकब ग्रिम और विल्हेम ग्रिम, इनकी जो पहली पुस्तक प्रकाशित हुई या जो ये इनके किस्से की जो पहला कहानी प्रकाशित हुई वह कब प्रकाशित हुई? 1812 में। ये दोनों भाई उदारवादी राजनीति में सक्रिय हो गए। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन में उन्होंने विशेष रुचि ली। इसी बीच उन्होंने 33 खंडों में जर्मन भाषा का शब्दकोश भी प्रकाशित कर डाला। जरूर याद रखें कि प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जर्मन भाषा का शब्दकोश किसने प्रकाशित किया? आप उत्तर में लिखेंगे कि जर्मन भाषा का शब्दकोश जैकब ग्रिम और विल्हेम ग्रिम बंधुओं ने किया। इसके बाद आप देखें ग्रिम बंधु फ्रांस के वर्चस्व को जर्मनी संस्कृति के लिए खतरा मानते थे। उनका विश्वास था कि जो लोक कथाएँ इकट्ठी की हैं वे विशुद्ध और सच्ची जर्मन भावना की अभिव्यक्ति हैं। लोक कथाएँ इकट्ठी करने और जर्मन भाषा को विकसित करने अपने प्रयासों को उन्होंने फ्रांसीसी प्रभुत्व के विरोध करने के लिए जर्मन राष्ट्रीय पहचान गढ़ने की एक व्यापक योजना का हिस्सा मानते थे। उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि किस तरीके से भूख, कठिनाई और जन विद्रोह हुए, इसके विषय में चर्चा करते हैं। 1830 का दशक यूरोप में भारी कठिनाइयों को लेकर आया। 19वीं सदी के प्रथम भाग में यूरोप में जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई। ज़्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद उपलब्ध रोजगार से अधिक थी। ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त आबादी शहर जाकर भीड़ से भरी गरीब बस्तियों में रहने लगी। नगरों में लघु उत्पादों को अक्सर इंग्लैंड से आयोजित मशीनों से बने सस्ते कपड़े से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण का स्तर महाद्वीप से ऊंचा था, यूरोप से ज़्यादा विकसित। यहाँ पर यूरोप महाद्वीप में जो औद्योगिकीकरण था वह इंग्लैंड में ज़्यादा था। यहाँ पर इंग्लैंड इनसे आगे था और महाद्वीप को यह प्रतिस्पर्धा
कपड़ा उद्योग में ज़्यादा झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि उसका उत्पादन मुख्यतः घरों और छोटे कारखानों में होता था, केवल आंशिक रूप से मशीनीकृत था। यूरोप के उन इलाकों में जहां कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था, कृषक सामंती शुल्कों और जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबे थे। खाने पीने की चीज़ों में मूल्य बढ़ने या किसी वर्ष फसल के खराब होने के शहर और गांवों में व्यापक गरीबी फैल जाती थी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से लोग वहाँ पर जनसंख्या बढ़ी, लोग शहरों में आकर के बसने लगे। लोगों के लिए वहाँ पर मशीनीकरण और औद्योगिकीकरण ने रोजगार में कमी ला दी, और जो लोग अगर इस प्रकार के उद्योग करते भी थे तो उसके मुकाबले नहीं कर पाए। जो औद्योगिक क्रांति थी, इंग्लैंड से जो क्रांति आई थी, उसके मुकाबले में यूरोप में यह क्रांति थोड़ा धीमी थी। घरों और छोटे कारखानों में होता था और केवल आंशिक रूप से मशीनीकृत था। यूरोप में उन इलाकों में जहाँ कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था, कृषक सामंती शुल्क और जिम्मेदारियों का बोझ तले दबे थे। खाने पीने की चीज़ों के मूल्य बढ़ने या किसी वर्ष फसल के खराब होने से गांव में व्यापक गरीबी फैल जाती थी। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर फिर से एक चित्र दिया गया है, आप देख पा रहे हैं कृषक विद्रोह 1848 का। किस तरीके से कृषकों ने यहाँ पर विद्रोह किया हुआ है, ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है। 1848 में एक ऐसा ही वर्ष था, खाने पीने की चीज़ों की क्या हो गई, कमी हो गई। व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए, जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को भगाने को मजबूर किया गया। लुई फिलिप जो उस समय शासक हुआ करते थे, उसे भगाने का निश्चय किया गया। राष्ट्रीय सभा नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की गारंटी दी। जो नेशनल असेंबली थी, नेशनल असेंबली यानी राष्ट्रीय सभा, फ्रांस की क्रांति में राष्ट्रीय सभा का महत्वपूर्ण योगदान आता है। उसने 21 वर्ष से ऊपर के जो भी व्यक्ति थे सबको मताधिकार दे दिया और साथ में रोजगार की गारंटी देने का आश्वासन दिया। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए। इससे पहले 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह किया था जो उन्हें कच्चा माल देकर निर्मित कपड़े लेते थे, परंतु दाम बहुत कम देते थे। पत्रकार विल्हेम वोल्फ ने सिलेसिया के गांव की घटना इस प्रकार बयां की है। सिलेसिया में विद्रोह हुआ था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि बुनकरों का विद्रोह कहाँ हुआ। ठेकेदार के खिलाफ जो बुनकरों का विद्रोह हुआ वह 1845 में सिलेसिया में हुआ। सिलेसिया के गांव की घटना विल्हेम वोल्फ ने किस प्रकार से वर्णित की है, आप देख सकते हैं। इन गाँव में 1800 आबादी वाले सूती कपड़ा बुनने वाला व्यवसाय सबसे व्यापक है। और भी चीज़ें कहते हैं। श्रमिकों की हालत खस्ता है। काम के लिए बेताब लोगों का फ़ायदा उठाकर ठेकेदारों ने बनवाए जाने वाले माल की कीमतें क्या कर दी हैं, गिरा दी हैं। 4 जून दोपहर 2 बजे बुनकरों की एक भीड़ अपने घरों से निकली और 2 कतारों में चलते हुए ठेकेदारों की कोठी पहुंची। वे ज़्यादा मजदूरी की मांग कर रहे थे। वह ज़्यादा मजदूरी की मांग कर रहे थे। उसके साथ कभी घृणा का व्यवहार किया गया तो कभी धमकियां दी गई जो ठेकेदार थे उनके द्वारा। इसके बाद यह भीड़ घर में ज़बरदस्ती घुस गई और चमचमाती खिड़कियां, फर्नीचर और चीनी मिट्टी की बनी नफीस चीज़ें तोड़ दी। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोग अंदर घुसे। जब वह भूखे प्यासे बिल्कुल लाचार थे, उन्होंने ठान लिया कि अब कुछ ना कुछ करना है और वह बिल्कुल इसी तरीके से जो वह ठेकेदार थे उनके घरों में तोड़ फोड़ मचाने लगे। एक अन्य गुट ने भंडार गृह में घुसकर कपड़ों के भंडार को ही लूट लिया और उसे तार तार कर दिया। ठेकेदार अपने परिवारों के साथ पड़ोस के गांव में भाग गया। हालांकि ऐसे व्यक्ति को उस गांव में ने शरण देने से इनकार कर दिया। अगले गांव में भी क्या हुआ कि उसकी छवि खराब थी ठेकेदार की,
तो दूसरे गांव में भी उसे शरण देने से इनकार कर दिया। वह 24 घंटे बाद सेना को बुलाकर उसकी मदद से लौटा। इससे बाद जो टकराव हुआ उसमें 11 बुनकरों को गोली मार दी गई। आप देख रहे हैं बुनकरों की विजय कुछ समय के लिए हुई, लेकिन बाद में ठेकेदार जो था उसने सेना बुला ली और दोनों गुटों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, और जिसमें बुनकर लोग जो थे उनके पास हथियारों की कमी थी और 11 बुनकरों की यहाँ पर गोली लग करके उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद देखें 1848 उदारवादी क्रांति। यहाँ पर 1848 जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी भुखमरी से ग्रस्त मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उनके समानांतर पढ़े लिखे मध्यवर्गीय एक क्रांति भी हो रही थी। जहां गरीब और मजदूर क्रांति कर रहे थे, वहीं शिक्षित वर्ग के मध्यवर्गीय लोग भी क्रांति कर रहे थे। फरवरी 1848 की घटना से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी। 1848 में जो फरवरी की घटना हुई उससे राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी। एक गणतंत्र की घोषणा की गई जो सभी पुरुषों में सार्वत्रिक मताधिकार पर आधारित था। यूरोप के अन्य भागों में जहां तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हंगेरियन साम्राज्य, वहाँ के लिए उदारवादी मध्य वर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग की और राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। आप देख रहे हैं कि जो ये फ्रांस की क्रांति हुई, इसने जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी आदि इन देशों में भी राष्ट्रवादी भावना को प्रबल बल दिया और उन्होंने बढ़ते जन अंतरोष का फायदा उठाया और राष्ट्र निर्माण की मांगों को आगे बढ़ाया। यह राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। आप देख पा रहे होंगे 18 मई 1848 को जो जर्मन के 831 निर्वाचित प्रतिनिधि थे, उनको बिल्कुल जोश और हर्ष उल्लास के साथ फ्रैंकफर्ट संसद में स्थान ग्रहण के लिए ले जाया गया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई थी। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इन लोगों ने क्या किया, एक जर्मन राष्ट्र और एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने प्रसा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की कोशिश की तो उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। जब प्रतिनिधियों ने प्रसा के राजा को फ्रेडरिक विल्हेम जो था चतुर्थ को ताज पहनाने की कोशिश की तो उसने अस्वीकार कर लिया और उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के क्या थे, विरोधी थे, जो मतलब निर्वाचित नहीं होना चाहते थे, बल्कि जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों, कारीगरों की मांगों का विरोध किया, जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे। अब जब मध्य वर्ग ने विरोध तो किया, आंदोलन किया, उनको सपोर्ट मजदूर गरीबों ने किया, लेकिन जब असेंबली बनी, जब वहाँ पर आप लोगों की संसद बैठाई गई, तो वहाँ पर उन लोगों ने, जो शिक्षित मध्य वर्ग था, उन्होंने गरीबी मजदूरों को वो चीज मांगे नहीं मानी जो चाहते थे, जो अपेक्षा रखते थे। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली को क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया। जब वो लोग वहाँ पर नहीं माने, जब उन लोगों ने वहाँ पर उन लोगों की बात को नहीं माना, तब वो लोग आगे गए और क्या किया, असेंबली
को भंग करना पड़ा और उदारवादी आंदोलन के अंतर्गत महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद था। हालांकि आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। अब उदारवादी आंदोलन में भी के अंदर भी क्या था, महिलाओं को राजनीतिक अधिकार देने पर विवाद था। कुछ लोग देना चाहते थे, उनको भी राजनीतिक रूप से उनका भी हिस्सा देना चाहते थे, लेकिन कुछ लोग इसका विरोध करते थे। जबकि वर्षों से महिलाओं ने भी क्या किया था, इन पुरुषों का साथ दिया था या नहीं, जो आंदोलन हुए थे उस पर बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों में प्रदर्शनों में शिरकत की। अब महिलाएं खुद आगे आने लगे, उन्होंने भी अपनी जो थी संस्थाएं बनाई, संगठन बनाए, अखबार शुरू किए, राजनीतिक बैठकें प्रारंभ करनी शुरू कर दी और राजनीतिक बैठकों में जाने लगे। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान भी उन्हें क्या किया जाता था, मताधिकार से वंचित रखा जाता था। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई, तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया गया। हालांकि रूढ़िवादी ताकतें 1848 में उदारवादी आंदोलन को दबा पाने में कामयाब हुई, किंतु वे पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाई। जो रूढ़िवादी शासक थे उन्होंने उदारवादी आंदोलनों को दबा तो दिया, लेकिन जो पुरानी व्यवस्था थी उसे वो भी बहाल नहीं कर पाए। राजाओं को यह समझ में आना शुरू हो गया कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियासतें देकर ही क्रांति का दमन चक्र समाप्त किया जा सकता है। 1848 के बाद के वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप में निरंकुश राजशाहियों ने उन परिवर्तनों को आरंभ किया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। इस प्रकार हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस में भूदासत्व और बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई। इस प्रकार से 1848 के क्रांति से क्या फायदा हुआ? हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों में रूस में भूदासत्व और बंधुआ मजदूरी जो थी उसे समाप्त कर दिया गया। हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज़्यादा स्वायत्तता प्रदान की, हालांकि इससे निरंकुशता मैग्यारों के प्रभुत्व का रास्ता ही साफ हुआ। जो इससे निरंकुश मैग्यार थे, इनका प्रभुत्व का क्या हुआ, रास्ता साफ हुआ। इससे पहले हम पिछले पेज में थोड़ा चर्चा यहाँ पर करनी थी हमें कि नए शब्द यहाँ पर नारीवाद किसे कहते हैं? अगर प्रश्न पूछा जाए तो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध ही क्या है? नारीवाद है। इसके साथ साथ यहाँ पर और भी चीज़ें दी थी कि स्वतंत्रता और समानता का महिलाओं के लिए क्या अर्थ था, यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। उदारवादी राजनीतिक काल बेलकर ने जो फ्रैंकफर्ट संसद में एक निर्वाचित सदस्य थे, निम्नलिखित विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि प्रकृति ने पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग कार्य करने के लिए निर्मित किया है। पुरुष जो ज़्यादा ताकतवर हैं, दोनों में से ज़्यादा निर्भीक और मुक्त हैं, उसे परिवार का रखवाला और भरण पोषण करने वाला बनाया गया है और वह कानून, उत्पादन तथा प्रतिरक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक कार्यों के लिए है। जबकि जो महिला जो कमज़ोर, निर्भर और दब्बू है, उसे पुरुषों की सुरक्षा की आवश्यकता है। उसका क्षेत्र घर, बच्चों की देखभाल और परिवार का पालन पोषण है। क्या हमें कोई और प्रमाण चाहिए कि इन भेदों के बाद लिंगों में बराबरी केवल परिवार के मेल मिलाप और गरिमा के खतरे में डाल देगी? वो कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम समानता लाएं तो ये खतरा परिवारों में आ जाएगा कि स्त्री और पुरुषों के बीच परिवार में बात नहीं बनेगी। लुइजे ऑटो पीटर्स 1819 से 95 तक रहे एक राजनीतिक कार्यकर्ता भी, जिसने महिलाओं की पत्रकारिता और तत्पश्चात
नारीवादी राजनीतिक संगठन की स्थापना की। उसके अनुसार 21 अप्रैल 1849 में अखबार के प्रथम अंक में निम्नलिखित संपादकीय छपा था। आइए हम यह पूछे कि कितने पुरुष जो स्वतंत्रता के लिए जीने मरने के विचारों से ओतप्रोत हैं, सभी लोगों सभी इंसानों की आज़ादी के लिए तैयार होंगे। जब उनसे यह प्रश्न पूछा गया, ये बड़ी आसानी से जवाब देंगे हाँ। हालांकि उसमें अथक प्रयास केवल आधी मानव जाति के फायदे के लिए है, यानी पुरुष के लिए, मगर स्वतंत्रता तो अभी भाज्य है। अतः स्वतंत्र पुरुषों को परतंत्रता से घिरे रहना मंजूर नहीं होना चाहिए। उसी अखबार ने एक अनाम पाठक ने 25 जून 1850 को संपादक को निम्नलिखित पत्र भेजा था। महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखना वाकई बेतुका और अविवेकपूर्ण है। ये बिल्कुल महिलाओं के पक्ष में जोर से अपनी बात रख रहे हैं, जबकि उन्हें संपत्ति का अधिकार है जिसका वे इस्तेमाल करती हैं। वे जिम्मेदारियां भी उठाती हैं, हालांकि उन्हें वे लाभ नहीं मिलते जो उसी के लिए पुरुषों को मिलते हैं। यह अन्याय क्यों? यह लज्जा की बात नहीं है। सबसे मूर्ख मवेशी पालक को मात देने का अधिकार सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह पुरुष है। वह कह रहे हैं कि पुरुष चाहे कोई मूर्ख हो या मवेशी पालक हो, उसको इसलिए आप लोगों ने मतदान का अधिकार दे दिया कि वह पुरुष है, जबकि अत्यंत काबिल महिलाओं को जो काफ़ी संपत्ति की मालिकन होती है, इसका हक से वंचित रखा जाता है, यद्यपि वे राज्य के रखरखाव में इतना बड़ा योगदान देते हैं। इस प्रकार से उस समय महिलाओं के लिए भी आवाज़ उठनी शुरू हो गई थी और साथ में महिलाएं भी खुद आगे आके बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लग गए थे। यहाँ पर एक चित्र और है, आप देख पा रहे होंगे, जिसके विषय में हमने अभी चर्चा की थी। सेंट पॉल की चर्च फ्रैंकफर्ट संसद समकालीन रंगीन चित्र है। ऊपर दीर्घा पर ये महिलाएं बैठी हुई हैं जो सिर्फ दर्शक का काम और प्रेक्षकों का काम यहाँ पर कर रहे हैं, जो हमने इस पर चर्चा की थी। चर्चा करें। ऊपर उद्धत 3 लेखकों द्वारा महिलाओं के अधिकार पर प्रश्न व्यक्त की तुलना करें, उनसे उदारवादी विचारधारा के बारे में स्पष्ट करें। जहाँ 2 विचारक महिलाओं के लिए हमने जो अभी पीछे देखा उतनी ठोस बात नहीं रखते, पुरुषों को ही ज़्यादा महत्व देते हैं, जबकि जो तीसरे विचारक हैं जिन्होंने संपादक को पत्र लिखा, वो बिल्कुल निर्भीकता के साथ महिलाओं के साथ आगे बढ़ चढ़कर महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे हैं। विचारधारा क्या है? एक खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि को इंगित करने वाले विचारों का समूह। अगर विचारधारा किसे कहते हैं कहें तो एक खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि को इंगित करने वाले विचारों के समूह को क्या कहा जाता है? विचारधारा कहा जाता है। उसके बाद जर्मनी और इटली का जो एकीकरण है, निर्माण है, इसके बारे में हम इसके भाग 4 में देखेंगे। निश्चित तौर पर आज थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, 38 मिनट का समय हो चुका है। अगले भाग में हम अध्याय 1 की चर्चा पूरी करेंगे और उसके अगले भाग में फिर इसके अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। तब तक आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। तब तक बने रहने के लिए आप लोग अपने दोस्तों को भी अपने साथ लाइए। तब तक आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।